हाँ कुछ तो नजर आ रहा है। अच्छा क्लास यहाँ देखें, सही है। सडन, ये रिफ्लेक्स एक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है। रिफ्लेक्स एक्शन हम कहते हैं सडन इनवॉलेंट्री एक्शंस को। सडन इनवॉलेंट्री जो एक्शंस होते हैं उन्हें कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन, जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में परफॉर्म होता है। रिफ्लेक्सेस कहा जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन या फिर रिफ्लेक्सेस वो एक्टिविटीज हैं, वो एक्टिविटीज वगैरह रिफ्लेक्सेस कहलाती है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती हैं, जो सडन इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। सही, जो जल्दी से खुद ब खुद हमारी बॉडी में परफॉर्म हो जाते हैं। सही, दे आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। इनको कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। सही, जो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह है ना, उनको हमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर फंक्शन नहीं है कोर्स में आप लोगों के। सही है, ब्रेन का स्ट्रक्चर फंक्शन था जो हमने पढ़ लिया है। सही है, इस चैप्टर में टॉपिक्स इसी तरह हैं। पहले हमने स्टार्टिंग में वो पढ़ा था, रिसेप्टर्स पढ़े थे, वो पूरा एक टॉपिक है। फिर दूसरा टॉपिक है न्यूरॉन का, जो हमने न्यूरॉन उसकी टाइप्स और उसके जो स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, वो दूसरा टॉपिक है। तीसरा है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन, तीसरा। चौथा टॉपिक ये है रिफ्लेक्स एक्शन। सही, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फिर साइनैप्स है। सही है, साइनैप्स पढ़ेंगे आज ही। अच्छा, और न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह भी। तो रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहा जाता है, या रिफ्लेक्सेस कहते हैं सडन इनवॉलेंट्री एक्शंस को, जो जल्दी से हमारी बॉडी में परफॉर्म हो जाती है एक्टिविटीज, एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। इनको कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। जैसे कि हैंड विड्रॉल फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट पे जब हमारा हाथ टच होता है तो एकदम जल्दी से वो पीछे हट जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? हैंड का विड्रॉल, हाथ को पीछे खींचना हॉट ऑब्जेक्ट से। ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। या फिर नी जर्क। नी जर्क किसे कहते हैं? नी जर्क किसे कहते हैं? नी जर्क। सही, नी किसे कहते हैं? घुटने को। घुटने में क्या आता है? घुटने में एकदम जर्क होता है। जर्क कहते हैं जब वो होते हैं ना डॉक्टर वगैरह, जब यहां पर हमारी जो पटेला वाली जगह है ना, यहां पर जब टैप किया जाता है ना, जोर से हथौड़े से मारा जाता है, तो हमारी जो नी है ना, वो बाहर की तरफ जर्क शो करती है, एकदम मूव करती है बाहर की तरफ। ये इसका रिफ्लेक्स एक्शन है। ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है, खुद ब खुद होगा, इसे हम कंट्रोल नहीं करते। डॉक्टर्स ये मार के ना, वो जो थोड़ा सा उनका वो होता है, एक बार हैमर होता है हल्का सा, वो हैमर मार के वो यही चेक कर रहे होते हैं कि इसके नीचे वाले पार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो स्पाइनल कॉर्ड से आता है वो जा भी रहा है, नहीं जा रहा। क्योंकि अगर नीचे वाले पार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है, इसका मतलब नीचे वाले पार्ट में कोई न्यूरोलॉजिकल इशू नहीं है। क्योंकि कुछ लोग जाते हैं जो ना, जिनका नीचे वाला सा पैरालाइज हो जाता है, वो टांगों को मूव नहीं कर पा रहे नीचे से, तो वो मार मार के नी जर्क चेक कर रहे होते हैं। अगर नी जर्क कर रहा है, इसका मतलब ब्रेन से जो ट्यूब्स आ रही थी, नर्व्स आ रही थी, नर्व्स में कोई मसला नहीं है, नर्व सही काम कर रही है, उसके मसल्स में कुछ मसला होगा, जो आगे के नीचे के मसल्स वगैरह उनमें मसला है। तो वो दरअसल वो चेक कर रहे होते हैं कि क्या इशू है। क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो तो उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, नी जर्क किसे कहते हैं। तो नी जर्क जो है वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, जो ऑटोमेटिक एक्टिविटी होती है। पीछे देखो कौन है बच्चा ये? आप लोगों में से तो किसी का कोई नहीं? अच्छा नहीं, छोड़ो बस छोड़ो, मैं समझा किसी को बुला रहा है वो। अच्छा सही, रिफ्लेक्स एक्शन ये कहते हैं। अब रिफ्लेक्स आर्क होता है इसका पाथवे। सही, जो पूरा पाथवे है रिफ्लेक्स एक्शन का, जिसके जरिए सिग्नल जाएगा और सिग्नल वापसी आएगा, पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। यहां पर ये रिसेप्टर से स्टार्ट होगा, इफेक्टर पे एंड होगा। सही, सबसे पहले रिसेप्टर्स हैं। सही है, जो चेंज को डिटेक्ट करेंगे। हमने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया तो यहाँ पर रिसेप्टर है जो डिटेक्ट करेगा। रिसेप्टर सिग्नल किसे देगा? सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल किसे देगा? इंटर न्यूरॉन को। लेकिन इंटर न्यूरॉन ब्रेन वाले इंटर न्यूरॉन को नहीं, स्पाइनल कॉर्ड वाले इंटर न्यूरॉन को। क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करते? वो वाले इंटर न्यूरॉन जो कहां होंगे? स्पाइनल कॉर्ड में होंगे। सही, और कभी कभार इंटर न्यूरॉन भी नहीं होते, अभी आगे बढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन में सेंसरी न्यूरॉन होता है जो सिग्नल लेके जाता है रिसेप्टर से इंटर न्यूरॉन तक, स्पाइनल कॉर्ड के। फिर स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल किसके पास आएगा? मोटर न्यूरॉन के पास। इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन के पास आएगा। और मोटर न्यूरॉन किसे सिग्नल देगा? इफेक्टर को। और हाथ हमारा पीछे खींच जाएगा। जब नी पर टैप किया जाता है ना, नी वाली जगह पे टैप किया जाता है हैमर से, तो नी पर जब टैप करते हैं, टैप करते ही ना वहां से एक सिग्नल आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल डायरेक्टली। एक बड़ा सा सेंसरी न्यूरॉन है जो सिग्नल लेकर आता है। एक बड़ा सा सेंसरी न्यूरॉन एक ही होता है। सही, वहां से स्टार्ट होता है नी के पास से, और यहां पर स्पाइनल कॉर्ड तक मौजूद है। बड़ा सा एक सेंसरी न्यूरॉन है जो सिग्नल लेकर आएगा, और फिर बड़ा सा एक न्यूरॉन होगा जो कहलाता है वो वाला मोटर न्यूरॉन, जो सिग्नल वापसी लेके जाएगा, जिससे हमारी लेग का जो मसल है ना, लेग के मसल ये मूव करेंगे और नी ना बाहर की तरफ जर्क शो करेगी। इसे हम नी जर्क कहते हैं। तो ये इसी पाथवे को फॉलो करके होता है। अब ये जो पाथवे ना, इसमें 3 न्यूरॉन है। कितने न्यूरॉन है? 3 न्यूरॉन। लेकिन जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्स एक्शन में 3 तरह के तीनों न्यूरॉन इन्वॉल्व हो। सही, कभी कभार ऐसा भी होता है कि सिर्फ 2 न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं, एक न्यूरॉन लेके जाने वाला और दूसरा न्यूरॉन वापसी लेके आने वाला। ये जो नी जर्क वाला है ना, नी जर्क में भी यही होता है। एक न्यूरॉन होता है सेंसरी न्यूरॉन जो सिग्नल लेकर आता है,
वापसी लेके जाने वाला होता है मोटर न्यूरॉन, बस इंटर न्यूरॉन नहीं होते स्पाइनल कॉर्ड में, सही। इस कंडीशन है, इसी बेस पर, इसी रिफ्लेक्स आर्क की बेस पे हमने रिफ्लेक्स एक्शन को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक कहलाती है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स और एक कहलाती है पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस का मतलब है ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जिनमें सिर्फ दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो। कितने न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो? दो। एक सेंसरी न्यूरॉन जो सिग्नल लेकर आएगा रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक, और एक मोटर न्यूरॉन जो सिग्नल वापस लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक। नो इंटर न्यूरॉन, इनमें इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं होगा, सही। इनमें इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं होता मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस में, सही। इसमें सिर्फ वन साइनैप्स बनता है, इसीलिए इनका नाम मोनोसाइनैप्स है। साइनैप्स किसे बोलते हैं? जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स को, सही है। क्योंकि सिर्फ इसके अंदर ना, इस मोनोसाइनेप्टिक में एक सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके जा रहा है, दूसरा वापसी लेके आने वाला क्या है? मोटर न्यूरॉन। तो इन दोनों के दरमियान में एक ही जोड़ बनेगा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, एक ही जॉइंट बनेगा, एक ही साइनैप्स बनेगा, एक ही जंक्शन बनेगा, इसलिए इन्हें कहा जाता है मोनो साइनैप्टिक रिफ्लेक्सेस। इसकी एग्जांपल है नी जर्क। नी जर्क क्या है? मोनो साइनैप्टिक रिफ्लेक्सेस, सही। मोनो साइनैप्टिक रिफ्लेक्स सिंगल साइनैप्स होता है इसके अंदर। हाँ देखो, इस वाली कंडीशन में यहां पर ना इंटर न्यूरॉन्स नहीं है जो एनालाइज वगैरह करेंगे, सही। यहां पर जो मोटर न्यूरॉन का, सेंसरी न्यूरॉन का वो वाला पार्ट जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है वो, और मोटर न्यूरॉन का वो थोड़ा सा हिस्सा जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, वही इंटीग्रेशन का काम कर लेते हैं। मतलब सेंसरी न्यूरॉन का बिल्कुल एंड वाला टर्मिनल जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होगा, और मोटर न्यूरॉन का वो स्टार्ट वाला टर्मिनल जो सिग्नल रिसीव कर रहा है, जहां पर ये जंक्शन बन रहा है, उसी जगह के जो एंड वाला पार्ट है सेंसरी न्यूरॉन का और मोटर, वही ना एनालाइज कर लेते हैं। बस एनालाइज का इनके अंदर ये इन्फॉर्मेशन, मतलब इनके सोमा में, सेल बॉडी वगैरह में, वहां पर इन्फॉर्मेशन सेव है कि इसमें हमें ये करना है। जब यहाँ टैप होगा तो हाथ पीछे ही आएगा, घर और टच होगा तो हाथ पीछे ही आएगा, कभी उसको टच नहीं करेगा मजीद। तो ये ना इन्फॉर्मेशन का सेव इसी तरह से होती है, मतलब ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स शो करते हैं, इसीलिए रिफ्लेक्स कहा जाता है। तो नी जर्क जो है, उसके अंदर नी जर्क जो है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स की एग्जांपल है, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। और होते हैं पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। क्या होते हैं? पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, जिसमें मोर देन 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे, 2 से ज्यादा न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे, और ज्यादातर होता ये है एक सेंसरी, एक मोटर और एक इंटर, सही। सेंसरी, मोटर, इंटर, एक एक न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं, सही। इस वाले में जैसे कि ये रहा, अच्छा ये रहा, 1 सेंसरी, 1 इंटर, 1 मोटर, सही। ये 3 तरह के अगर न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे, तीनों एक एक होंगे, तो कितने साइनैप्स बनेंगे? 2। एक सेंसरी और इंटर के दरमियान बनेगा, सेंसरी और इंटर के दरमियान, ये रहा सेंसरी, ये जो लिखा है सेंसरी और इंटर के दरमियान एक साइनैप्स यहां बनेगा, और एक इंटर और इसमें मोटर न्यूरॉन के दरमियान में साइनैप्स यहां बनेगा, तो 2 साइनैप्स बनेगी। कितने साइनैप्स बनेंगे? 2। अगर सिर्फ 2 साइनैप्स बनते हैं, कितने साइनैप्स बनते हैं? 2, तो उसे हम डायसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं। उसे हम क्या कह सकते हैं? डायसाइनेप्टिक। लेकिन है वो वैसे पॉलीसाइनेप्टिक ही है, क्योंकि ज्यादा साइनैप्स बन रहे हैं, एक से ज्यादा। लेकिन उसके लिए हम साथ एक टर्म यूज कर सकते हैं जो क्या कहलाती है? डायसाइनेप्टिक। जैसे कि डायसेक्राइड होते हैं ना, डायसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड होते हैं। डायसेक्राइड जिसमें 2 ग्लूकोज होते हैं, इसी तरह डायसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स जिसमें 2 होते हैं। और ये पॉलीसाइनेप्टिक की और डायसाइनेप्टिक की एग्जांपल ना ये है हैंड विड्रॉल करना। इसमें ना एक सेंसरी न्यूरॉन होता है, एक इंटर न्यूरॉन होता है, और एक ही मोटर न्यूरॉन होता है, सही। एक सेंसरी न्यूरॉन होगा जो सिग्नल लेके जाएगा हाथ से, फिंगर से लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक इंटर न्यूरॉन होगा जो इसको एनालाइज करेगा, और वापसी आने वाला एक मोटर न्यूरॉन होगा जो सिग्नल मसल तक लाएगा, और हाथ पीछे हट जाएंगे। तो ये वाली कंडीशन में ये जो साइनैप्स है ये डायसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है। ये क्या है? डायसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, सही। और बाकी जो बॉडी के दूसरे रिफ्लेक्सेस वगैरह होते हैं ना, फूड का डाइजेस्ट होना, ये भी सारा रिफ्लेक्स एक्शन है। फूड स्टमक में आया, एकदम सिग्नल, वहां पर डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आइस के करीब कोई ऑब्जेक्ट आता है, आंखें ब्लिंक होना शुरू हो जाती है। कोई सामने से बॉल फेंक रहा है, बॉल हमने देखी, एकदम यहां से सिग्नल गया और एकदम हमने हाथ से बॉल को पकड़ लिया। ये सारे जो रिफ्लेक्स होते हैं ना, ये सारे पॉलीसाइनेप्टिक होते हैं। ये क्या होते हैं? पॉलीसाइनेप्टिक। इनमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन एक एक ही होता है। इनमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन एक एक होते हैं। इंटर न्यूरॉन एक से ज्यादा हो सकते हैं, इंटर न्यूरॉन एक से ज्यादा हो सकते हैं। जो पॉलीसाइनेप्टिक है ना, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में मेनली 1 और 2 इंटर न्यूरॉन होते हैं। इंटर न्यूरॉन की अमाउंट ज्यादा हो सकती है। एक होगा तो वो डायसाइनेप्टिक में आ जाएगा, अगर 2 या होंगे 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इंटर न्यूरॉन्स की अमाउंट ज्यादा हो सकती है, सही, पॉलीसाइनेप्स में। तो ये पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स की एग्जांपल याद रखना, हैंड विड्रॉल है। और मोनोसाइनेप्टिक की एग्जांपल क्या है? नी जर्क। तो ये पूरा रिफ्लेक्स एक्शन पे है। दोबारा सुन लो, रिफ्लेक्स एक्शन किन्हें कहते हैं? सही, रिफ्लेक्सेस कहते हैं सडन इनवॉलंटरी एक्शंस को जो कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। हैंड विड्रॉल फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा नी जर्क, ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे है जिसके जरिए रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होते हैं। रिसेप्टर से स्टार्ट, इफेक्टर पे खत्म। 3 तरह के न्यूरॉन सेंटर में होंगे, सेंसरी, इंटर और मोटर। लेकिन ये किस में होगा? इसमें डायसाइनेप्टिक वाले में, सही। डायसाइनेप्टिक वाले में तीनों एक एक इन्वॉल्व होते हैं, सही। मोनोसाइनेप्टिक वाले में, मोनोसाइनेप्टिक में तो सिर्फ एक सेंसरी होगा और एक क्या होगा? मोटर होगा।
तो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में क्या जो पाथवे है, रिफ्लेक्स आर्क है, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स का जो रिफ्लेक्स आर्क होगा, ये नी जर्क का जो रिफ्लेक्स आर्क होगा, उसमें कितने न्यूरॉन होंगे? सिर्फ 2। कितने न्यूरॉन होंगे? 2। सही। और कितना जंक्शन बनेंगे? कितने साइनेप्स बनेंगे? 1। सही। वही सेंसरी और मोटर के दरमियान बनेगा लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। कहां बनेगा? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। सही। पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स जो हमारे पास मोर देन 2 तरह के न्यूरॉन जिसमें हो सकते हैं, 2 से ज्यादा तरह के न्यूरॉन, मतलब सेंसरी मोटर के अलावा इंटर न्यूरॉन भी यहां पर हो सकता है। एक इंटर न्यूरॉन होगा तो वो डायसाइनेप्टिक कहलाएगा, क्योंकि तीनों एक एक हो जाएंगे। अगर 2 होंगे इंटर न्यूरॉन तो ओवरऑल 4 या 5 न्यूरॉन हो गए, ज्यादा हो गए, तो वो पॉलीसाइनेप्टिक ही कहलाएगा। बॉडी के ज्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन जो अलग से हैं, यानी बॉल का पकड़ना और बाकी जो रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह होते हैं, वो पॉलीसाइनेप्टिक ही है। लेकिन ये जो हैंड विड्रॉल वाला है, हाथ को खींचना, ये डायसाइनेप्टिक है। ये क्या है? डायसाइनेप्टिक। सही। ये भी याद रखना। तो दोनों की एग्जांपल याद रखना और दोनों के बारे में ये साथ याद रखना। सही। ये रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। क्लियर? समझ आ गया रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? सही है। अच्छा, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद अब जो हम बात कर रहे थे ना इसकी साइनैप्स की, सही, इस साइनैप्स की, इसी साइनैप्स को हमने पढ़ना है कि साइनैप्स होता क्या है। अब साइनैप्स हम कहते हैं जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड अदर सेल। न्यूरॉन और किसी भी दूसरे सेल के दरमियान में जो जंक्शन बनता है उसे क्या कहा जाता है? साइनैप्स। उसे हम क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं। सही है। याद करो जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरॉन और मसल जहां पर अटैच हो रहा था, न्यूरॉन जो मोटर न्यूरॉन आकर सिग्नल जहां ड्रॉप कर रहा था सार्कोलेमा के ऊपर, वो भी एक साइनैप्स था। वो भी क्या था? साइनैप्स। क्योंकि जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड अदर सेल, अदर सेल में कुछ भी हो सकता है। अदर सेल में सामने न्यूरॉन भी हो सकता है, जैसे ये रहा, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये यहां पर एक न्यूरॉन ये रहा, एक न्यूरॉन ये रहा, एक ये रहा और ये रहा, 3 न्यूरॉन है। यहां से न्यूरॉन गया, यहां पर एक साइनैप्स बना है, यहां से न्यूरॉन सिग्नल गया, यहां पर एक साइनैप्स बना है और यहां पर एक साइनैप्स बना है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है जो सिग्नल आगे ट्रांसफर करता है? इसे क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। इसे क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल सिग्नल आगे ट्रांसफर करता है। और ये वाला पार्ट क्या है? सिग्नल रिसीविंग पार्ट, डेंड्राइट्स। ये क्या है? डेंड्राइट्स। तो यहां पर एक साइनैप्स ये बन रहा है, ये रहा, ये सारे साइनैप्स हैं। ये सारे क्या है? साइनैप्स। ये सिग्नल आया यहां से, सिग्नल यूं ट्रैवल करेगा, अगले पार्ट में जाएगा और यूं आगे ट्रांसफर होता रहेगा सिग्नल। सही है। तो एक न्यूरॉन और सामने कोई भी मौजूद हो, सामने न्यूरॉन क्यों ना मौजूद हो, या सामने कोई मसल का सेल हो, या फिर कोई सामने ग्लैंड्स के सेल हो, पेंक्रियाज के सेल तक जब सिग्नल जाता है तो वो भी न्यूरॉन ही लेकर जाता है। सही है। न्यूरॉन के जरिए पेंक्रियाज को सिग्नल मिलता है और बॉडी के बाकी बहुत सारे स्ट्राइड ग्लैंड्स को, बहुत सारे ग्लैंड्स को सिग्नल ना न्यूरॉन के जरिए मिलता है। तो न्यूरॉन और बाकी कोई भी दूसरा सेल, न्यूरॉन हो, मसल सेल हो, या फिर कोई ग्लैंड्स के वगैरह के सेल हो, इन सबके दरमियान के जंक्शन को हम क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं। सही। जैसे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी किसकी एग्जांपल है? साइनैप्स की। सही। वो भी साइनैप्स होता है। अब साइनैप्स की 2 टाइप होती हैं। सही। एक कहलाता है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, सही, और एक कहलाता है केमिकल साइनैप्स। एक क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, और एक कहलाता है केमिकल साइनैप्स। सही। 2 तरह के साइनैप्स हैं। अब इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में बीच में ना गैप बहुत कम होता है। यहां देखो, ये न्यूरॉन है एक, ये वाला न्यूरॉन, ये दूसरा है, तीसरा है। अब इन दोनों के न्यूरॉन के दरमियान में देखो, यहां पर गैप ना होने के बराबर है। सही। बहुत कम है। तो जब ये नर्व इंपल्स यहां से ट्रैवल करते करते यहां पहुंचेगा, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां से डायरेक्ट इसमें चले जाएगा, दूसरे न्यूरॉन में। फिर ये जैसे न्यूरॉन से सिग्नल यहां पहुंचेगा, इस वाले एक्सॉन टर्मिनल से सामने वाले डेंड्राइट में डायरेक्ट सिग्नल चला जाएगा। जब सिग्नल डायरेक्ट चला जाए, क्योंकि बीच में गैप बहुत कम था, सिग्नल डायरेक्ट चल जाए, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स का मतलब है ये रहा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स विदाउट एनी केमिकल। बिना किसी केमिकल के सिग्नल यहां से यहां पर दूसरे में डायरेक्ट चला गया। सही है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्ट सिग्नल ट्रांसफर होता जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रिकल साइनैप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। केमिकल साइनैप्स में ट्रांसमिशन होती है इंपल्स की बाय केमिकल्स। किसके जरिए? केमिकल्स के जरिए। जैसे कि ऊपर यहां हमने देखा था, यहां अगर गौर से देखोगे, सही, बीच में ना गैप है, ये बीच में जो गैप नजर आ रहा है, यहां पर ये रेड रेड से जो डॉट नजर आ रहे हैं, ये केमिकल है। और कौन सा केमिकल होता है जो सिग्नल आगे ट्रांसफर करवाता है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये रहा, ये एक्सॉन टर्मिनल है। हमने पढ़ा था ना, एक्सॉन टर्मिनल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, जैसे कि एसिटाइल कोलिन निकला था और उसने जाके मसल के सेल में सिग्नल पहुंचाया था। यहां पर न्यूरॉन है फिलहाल, न्यूरॉन और न्यूरॉन के दरमियान भी ये न्यूरोट्रांसमीटर ही रिलीज हो और ये केमिकल आगे सिग्नल ट्रांसफर करेगा। ये रहा केमिकल। सही। तो ये केमिकल के जरिए जब सिग्नल ट्रांसफर होता है उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल साइनैप्स। इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, सही, डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रही है इंपल्स की विदाउट एनी केमिकल, बिना किसी केमिकल के, विदाउट एनी केमिकल। और यहां पे ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स हो रही है विद केमिकल। सही। बाय केमिकल के जरिए। और उस केमिकल को हम क्या नाम देते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स डायरेक्ट हो रही है,
तो इसलिए ये ट्रांसमिशन क्या होगी, रैपिड होगी, जल्दी से ट्रांसमिट हो जाएगा सिग्नल, टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर केमिकल साइनेप्स में स्लो ट्रांसमिशन होती है। एक एक्सॉन टर्मिनल से केमिकल निकलेगा, फिर वो जाके दूसरे पे अटैच होगा, फिर दूसरे वाले में नर्व इंपल्स जनरेट होगा, इस पूरे प्रोसेस में टाइम लग जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो केमिकल साइनेप्स है, केमिकल साइनेप्स वो क्या है, स्लो ट्रांसमिशन होती है केमिकल साइनेप्स से, और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स से रैपिड ट्रांसमिशन होती है। सही, जल्दी जल्दी सिग्नल कंडक्ट होते हैं। सही है, तो रैपिड ट्रांसमिशन होगी। अच्छा, इन साइनेप्स में जो अभी हमने देखा ना, ये जो बीच में एक एक्सॉन और दूसरे वाले डेंड्राइट के दरमियान में बीच में जो गैप वाला हिस्सा होता है ना, उसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। उसे क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सही, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन और मसल के दरमियान में बीच में थोड़ा सा गैप देखा था ना डायग्राम में, तो जो बीच वाला गैप था उसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ऐसा नहीं है कि बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता ही नहीं है, बीच में थोड़ा सा गैप होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। कितना होता है, 2 to 4 नैनोमीटर, 2 से 4 नैनोमीटर होता है, बहुत कम होता है। तो सिग्नल डायरेक्ट चला जाता है, बिल्कुल करीब करीब होते हैं, बहुत करीब होते हैं, 2 to 4 नैनोमीटर। जबकि यहां पर केमिकल साइनेप्स में तो जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है उसका डिस्टेंस कितना है, 20 to 40 नैनोमीटर। ये याद रखना, एमसीक्यू में आता है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में साइनेप्टिक क्लेफ्ट का डिस्टेंस कितना है, 2 to 4 नैनोमीटर, एंड केमिकल साइनेप्स में साइनेप्टिक क्लेफ्ट का डिस्टेंस कितना है, 20 to 40 नैनोमीटर, 20 से 40 नैनोमीटर। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है ना, इट इज नॉट कॉमन इन ह्यूमंस। हमारी बॉडी में ये इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, यानी हमारी बॉडी में ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत कम होता है, हर जगह इलेक्ट्रिकल साइनेप्स नहीं देखने को मिलता हमें। सही है, ये जो दूसरे एनिमल्स है ना, जो स्टारफिश वगैरह होती हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स वगैरह हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं, उनके अंदर जल्दी से सिग्नल चला जाता है बॉडी में, जहां भी उनकी बॉडी हो। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो इतना कॉमन नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज नॉट कॉमन इन ह्यूमंस, हमारी बॉडी में कॉमन नहीं है सिवाय एक जगह के, वो है हार्ट के इंपल्सेस। हमारे दिल में जो इंपल्सेस जाते हैं ना, वो एसए नोड पढ़ा है आप लोगों ने, फर्स्ट से पढ़ा हुआ, एबी नोड पढ़ा है ना, साइनोइटिल नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकला, जो उसके अंदर हमारे मसल के अंदर, कार्डियक मसल के अंदर सिग्नल ट्रांसमिशन करवा रहा होता है, उसके अंदर न्यूरॉन वगैरह के जरिए सिग्नल जा रहा होता है, फिर एवी नोड में जाता है, एवी नोड नीचे वाले सिग्नल पहुंचाता है। तो न्यूरॉन जो वहां पर अंदर जो न्यूरॉन और न्यूरॉन के दरमियान में साइनेप्स बन रहा होगा ना, कहां पर, कार्डियक मसल में, हार्ट के इंपल्सेस वगैरह में, तो वो वहां पर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बनता है। क्या, तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहां प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, हार्ट के इंपल्स, मतलब कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के जो सिग्नल जा रहे होते हैं मसल के अंदर, दिल के अंदर, वहां पर होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। वरना बॉडी में ज्यादातर क्या है हमारे पास, ये है केमिकल साइनेप्स है। सही, तो केमिकल साइनेप्स इज कॉमन इन ह्यूमंस, हमारी बॉडी में हर जगह पे तकरीबन क्या देखने को मिलेगा, हमें केमिकल साइनेप्स देखने को मिलेगा। ये जो ऊपर डायग्राम है, इस तरह का साइनेप्स देखने को मिलेगा, इस तरह का नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हार्ट में मिलता है। तो ये हमारे पास है साइनेप्स, अभी इनको पढ़ेंगे हम, केमिकल साइनेप्स को डिटेल हमने पढ़ना है। सही, तो साइनेप्स है क्या, जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड अदर सेल, न्यूरॉन किसी भी दूसरे सेल के दरमियान में जंक्शन को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। सही, अदर सेल न्यूरॉन भी हो सकता है, सही, अदर सेल कोई मसल का सेल भी हो सकता है, जैसे कि सार्कोलेमा हमने पढ़ा था, या कोई ग्लैंड्स वगैरह भी हो सकते हैं, पैंक्रियाज वगैरह हो सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसकी एग्जांपल है। फिर टाइप्स ऑफ साइनेप्स कितनी है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। केमिकल साइनेप्स के बीच में गैप है, सही है, इसीलिए केमिकल के जरिए सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, केमिकल निकलेगा, दूसरा वाला रिसीव करेगा, तब सिग्नल आगे में जाएगा। यहां पर बीच में गैप नहीं होता, बहुत कम गैप होता है, इसलिए सिग्नल डायरेक्ट चल जाता है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स होती है विदाउट एनी केमिकल, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में। सही है, रैपिड ट्रांसमिशन होगी, जल्दी से जाएगी। साइनेप्टिक क्लेफ्ट का डिस्टेंस बहुत ही कम है, कितना है, 2 to 4 नैनोमीटर। इट इज नॉट कॉमन इन ह्यूमंस, हमारी बॉडी में इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, सिर्फ हार्ट इंपल्सेस में हमारे पास ये होता है। सही है, केमिकल साइनेप्स जो है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स बाय केमिकल्स, केमिकल्स के जरिए ट्रांसमिशन होगी। जैसे जिस केमिकल को हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताओ, एसिटाइल कोलिन। सही, जैसा कि एसिटाइल कोलिन वहां रिलीज हुआ था, उसने सिग्नल पहुंचाया था। तो इसके जरिए स्लो ट्रांसमिशन होती है, क्योंकि केमिकल निकलेगा, दूसरे में अटैच होगा, फिर जाके नर्व इंपल्स जनरेट होगा। साइनेप्टिक क्लेफ्ट यहां पर कितना होगा, 20 to 40 नैनोमीटर, एंड इट इज कॉमन इन ह्यूमंस। सही, क्लियर हो गया, समझ आ गया सारा साइनेप्स का टाइप्स। अब हमने ना इस केमिकल साइनेप्स का पूरा मैकेनिज्म पढ़ना है कि केमिकल साइनेप्स होता किस तरह से। ये रहा केमिकल साइनेप्स का मैकेनिज्म। सही, आप यहां देखो, सबसे पहले कहां जा रहे हैं, ये कैसे घूम गया, ये सीधा हो जाओ, माशाल्लाह। अच्छा, यहां देखो हमारे पास ना मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्स है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं
कौन से साइनेप्स की? केमिकल साइनेप्स की। कौन से साइनेप्स की? केमिकल साइनेप्स की। अब यहां पर ना दो न्यूरॉन है, देखो एक ये रेड वाला ये जो न्यूरॉन का नजर आ रहा है ना, ये है हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये क्या है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, सही, साइनेप्स से पहले वाला न्यूरॉन। और जो नीचे की तरफ है वो है हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, सही, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, सही है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन वो न्यूरॉन जो सिग्नल आगे ट्रांसफर करना चाहता है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन वो न्यूरॉन जो सिग्नल रिसीव करेगा, सही है। इस तरह से याद रखो। इसकी जो मेम्ब्रेन है, यहां सुन लो, जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये वर्ड भी याद रखना। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को कहते हैं, सही, एक्सॉन टर्मिनल की मेम्ब्रेन को। और इसकी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो डेंड्राइट की मेम्ब्रेन है, डेंड्राइट है ना ये वाला पार्ट, रिसीविंग पार्ट, डेंड्राइट की जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहेंगे? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, सही, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये बात याद रखना। दरमियान का जो डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस, इसे हम क्या कहते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसका डिस्टेंस कितना होगा? ये केमिकल साइनेप्स है, कितना होगा यहाँ पे डिस्टेंस? 20 to 40 नैनोमीटर होगा, सही है। हमने पढ़ा था, याद करो, कि हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। वो ऐसे ही नॉर्मली स्टोर नहीं होता, खास तरह के पैकेट्स के अंदर होता है, जिन्हें हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्या कहते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स। तो हमारे पास ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, सही, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर की तरफ यहां पर, सही, यहां पर ये मौजूद है साइनेप्टिक वेसिकल्स। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या मौजूद है? न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है, सही है। अब यहां सुन लो, जिस जगह पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होता ना, पहले जिस जगह पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होता, हम कहते हैं कि वो वाली जगह जो है, जिस जगह पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होता, जहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ, उस टाइम अंदर की जो कंडीशन होती है वो होती है नेगेटिव। क्या होती है? नेगेटिव, सही, माइनस में होती है। और बाहर वाला ऐसा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जब किसी जगह पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल ना हो, हमारे न्यूरॉन में जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल ना हो, यानी मेम्ब्रेन रेस्ट में हो, सही, उस टाइम पर अंदर का हिस्सा क्या होता है? नेगेटिव होता है, और बाहर का हिस्सा क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन जिस जगह पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मौजूद हो, कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो, नर्व इंपल्स जहां मौजूद हो, वहां पर अंदर का हिस्सा क्या होता है? पॉजिटिव, और बाहर का हिस्सा क्या होता है? नेगेटिव। इस कंडीशन को ही हम कहते हैं कि ये नर्व इंपल्स है। ये क्या है? नर्व इंपल्स। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां आया है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही हम क्या कहते हैं? नर्व इंपल्स, सही है। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। इसे क्या कहते हैं? डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड का मतलब है अंदर की तरफ पॉजिटिव और बाहर की तरफ क्या है? नेगेटिव है, सही। नर्व इंपल्स पढ़ेंगे ना, वहां पर और क्लियर हो जाएगा। बस ये याद रखो, जिस जगह पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मौजूद नहीं होगा, जिस जगह पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मौजूद नहीं होगा, यानी फिलहाल ये इमेजिन कर लो कि नीचे की तरफ ना, यहां पर ना अंदर की तरफ नेगेटिव है, यहां पर अंदर की तरफ नेगेटिव और बाहर की तरफ क्या है? पॉजिटिव, फिलहाल, सही। इस टाइम पे ये अंदर की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव है फिलहाल, और यहां पर क्या है? पॉजिटिव है, सही है। यानी यहां पर नर्व इंपल्स ट्रांसफर अभी नहीं हुआ, नहीं आया सिग्नल। अभी फिलहाल सिग्नल मौजूद है ऊपर वाले न्यूरॉन में। जूम कहां हो जाता है? सही, ऊपर वाले न्यूरॉन में यहां मौजूद है सिग्नल। जिस जगह पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मौजूद होता है उसे हम कहते हैं, ये स्टेट क्या है? डीपोलराइज्ड स्टेट है। ये क्या है? डीपोलराइज्ड। और वो वाली स्टेट कहलाती है पोलराइज्ड स्टेट। क्या कहलाती है? पोलराइज्ड। जब हमारा न्यूरॉन रेस्ट में होता है, तो सबसे पहले होगा क्या, जब हम केमिकल साइनेप्स का पूरा मैकेनिज्म करते हैं, तो एक और चीज यहां देख लो, ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ना, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ यहां पर होते हैं वोल्टेज रेगुलेटेड कैल्शियम गेट्स। क्या होते हैं यहां पर? वोल्टेज रेगुलेटेड कैल्शियम, वीआर कैल्शियम गेट्स, वोल्टेज से रेगुलेट होने वाले कैल्शियम गेट्स या फिर कैल्शियम चैनल्स। चैनल्स या गेट्स का काम यह होता है कि वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव मूवमेंट करवाते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव मूवमेंट किसे कहते हैं? हाई कंसंट्रेशन से चीजों का लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। और कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो कहलाते हैं पंप, उन्हें क्या कहते हैं? पंप। पंप का काम होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाना, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ मूव करवाना। पंप के बारे में बाद में पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ चैनल्स हैं, यहां पर क्या है? चैनल या फिर गेट। तो वोल्टेज रेगुलेटेड जो कैल्शियम गेट्स हैं यहां पर पाए जाते हैं, किस पे? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। कहां पाए जाते हैं? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, वोल्टेज से रेगुलेट होने वाले कैल्शियम गेट्स। अब केमिकल साइनेप्स का पूरा मैकेनिज्म ना सिंपल इस तरह से होगा। सबसे पहले ये होगा कि नर्व इंपल्स जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल अराइव करेगा, यहां पर पहुंचेगा किस जगह पे? इस एक्सॉन टर्मिनल पे। ये जो पूरा एक्सॉन टर्मिनल है, सही है, इस एक्सॉन टर्मिनल के पास, इस एक्सॉन टर्मिनल को हम साइनेप्टिक नोब भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? साइनेप्टिक नोब। इस साइनेप्टिक नोब वाली जगह पर
इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचेगा, ये नर्व इंपल्स आएगा। नर्व इंपल्स के आते ही, नर्व इंपल्स क्या है? इलेक्ट्रिकल चेंज है। ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है ना, यानी एक वोल्टेज है खास तरह का, और ये वोल्टेज तकरीबन होता है, पढ़ेंगे हम, +50 मिलीवोल्ट होता है, लेकिन ये वोल्टेज है। इस वोल्टेज के आते ही ये जो वोल्टेज से रेगुलेट होने वाले कैल्शियम गेट्स थे, ये हो जाते हैं ओपन। ये क्या हो जाते हैं? ओपन। पहले ये क्लोज रहते हैं, पहले क्या होते हैं? क्लोज। जैसे ही नर्व इंपल्स आएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा, उसके आते ही ये वोल्टेज से रेगुलेट होने वाले कैल्शियम गेट्स क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। अगर ये नर्व इंपल्स नहीं आता तो ये वीआर गेट्स, ये वीआर कैल्शियम गेट्स, ये क्या रहते? क्लोज रहते। क्या रहते? क्लोज। क्योंकि ये किससे रेगुलेट होते हैं? वोल्टेज से। वोल्टेज क्या है? ये नर्व इंपल्स। तो नर्व इंपल्स नहीं आता तो वोल्टेज ही नहीं आता इनके पास, ये ओपन नहीं होते। तो जैसे सबसे पहले ये नर्व इंपल्स का अराइवल हुआ, नर्व इंपल्स सबसे पहले आया, नर्व इंपल्स के आते ही सही ये जो वोल्टेज रेगुलेटेड कैल्शियम गेट्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। इनके ओपन होते ही न्यूरॉन के आसपास में बाहर वाली जगह पे, यहां पर बहुत सारे कैल्शियम आयंस होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम आयंस। ये सारे कैल्शियम आयंस अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे, एक्सोन टर्मिनल के अंदर चले जाएंगे, एक्सोन टर्मिनल के अंदर चले जाएंगे। अंदर मूवमेंट को ना हम कहते हैं इनफ्लक्स। क्या कहते हैं? इनफ्लक्स। तो पहला स्टेप क्या था? अराइवल ऑफ नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स का आना एट एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल वाली जगह पे। दूसरा, उसकी वजह से हुआ क्या? दूसरा प्रोसेस वीआर कैल्शियम गेट्स का, वोल्टेज रेगुलेटेड कैल्शियम गेट्स की ओपनिंग होना, उनके ओपन होती है। तीसरा काम क्या हुआ? इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम अंदर आने लगा। जब कैल्शियम अंदर आएगा, कैल्शियम के आयंस वगैरह अंदर आएंगे, तो ये जो अंदर मौजूद है साइनेप्टिक वेसिकल्स, इन्हें पुश करेंगे, सही है, टुवर्ड्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ इसे पुश करेंगे। जैसे कैल्शियम आयंस अंदर आएंगे, कैल्शियम आयंस के अंदर आते ही इन सबको स्टिमुलस मिलेगा और ये जाकर, ये जो हमारे पास वो है साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, इनमें से साइनेप्टिक वेसिकल्स जाकर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फ्यूज। और फ्यूज होके ये आउटसाइड, बाहर की तरफ ओपन हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। सेल है ना न्यूरॉन, सेल से कोई मटेरियल बाहर निकला है, तो इसीलिए इसे एक्सोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। सेल से कोई मटेरियल बाहर निकला है। क्या बाहर निकला है? ये ग्रीन वाले पार्टिकल्स। ये ग्रीन वाले पार्टिकल्स क्या है? सारे ये है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज क्यों हुआ है? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज क्यों हुआ? क्योंकि साइनेप्टिक वेसिकल्स आकर फ्यूज हो गई थी और ओपन हो गई थी, इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गई और यहां पर आगे आउटसाइड ओपन हो गई थी, और सारा केमिकल कहां गया? न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर आ गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर क्यों रिलीज हुआ? इनकी फ्यूजन की वजह से। ये फ्यूज क्यों हुई? क्योंकि कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ था। कैल्शियम इन्फ्लक्स क्यों हुआ? क्योंकि नर्व इंपल्स आया था। तो नर्व इंपल्स के आते ही ये सारा प्रोसेस एकदम स्टार्ट होने लगेगा उस जगह पे से, जहां पर जो साइनेप्स होने लगा। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलेगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलते ही, सही, बाहर निकलते ही जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास। किसके पास? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं सोडियम गेट्स। क्या पाए जाते हैं? सोडियम गेट्स। ये वोल्टेज रेगुलेटेड नहीं है, ये वोल्टेज रेगुलेटेड नहीं, ये नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड है। ये क्या है? नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड, मतलब नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड मतलब एनवीआर रहते हैं। तो नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड मतलब ये वोल्टेज से रेगुलेट नहीं होते, ये केमिकल से रेगुलेट होते हैं। किससे रेगुलेट होते हैं? केमिकल। और कौन सा केमिकल? एसिटाइल, वो न्यूरोट्रांसमीटर। किससे रेगुलेट होते हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर से। इसीलिए देखो यहां पर ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये जो सोडियम चैनल है, सोडियम गेट है, जो नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड है, जब तक इसके ऊपर एसिटाइल कोलिन या कोई न्यूरोट्रांसमीटर अटैच नहीं था, ये रहता है क्लोज। ये क्या रहेगा? क्लोज। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हुआ था वो आके यहां पर अटैचमेंट करेगा इसके साथ, अटैच होते ही ये ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। तो ये किससे ओपन होते हैं? सोडियम गेट्स न्यूरोट्रांसमीटर से। किसकी वजह से ओपन होते हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर से ओपन होते हैं। और जब ये ओपन होंगे वोल्टेज, नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स, तो सोडियम का इन्फ्लक्स होने लगेगा। सोडियम यहां पाया जाता है, सही, जो साइनेप्स वाली जगह होता है हमारे ब्लड में जो, तो सोडियम का रोल यहां है। कैल्शियम का रोल अभी हमने ऊपर पढ़ा। अगर कैल्शियम हमारी बॉडी में नहीं होगा तो ये साइनेप्स का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। सोडियम अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा, ये नर्व इंपल्स का प्रोसेस नहीं होगा। तो सोडियम, कैल्शियम हमारी बॉडी में यहां भी जरूरी होते हैं। पढ़ा है ना? कैल्शियम तो बोन्स के लिए भी चाहिए, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के, लेकिन यहां भी चाहिए होता है नर्व इंपल्स के लिए भी। अच्छा, आगे क्या होगा देखो। जैसे ये ओपन हुए सोडियम गेट्स के ओपन होते ही होगा क्या? सोडियम बाहर से अंदर मूव करने लगेगा, सोडियम का इनफ्लक्स होने लगेगा। क्या होने लगेगा? इनफ्लक्स। इनफ्लक्स कहते हैं इनसाइड मूवमेंट को। तो सोडियम इनफ्लक्स होगा। जब सोडियम इनफ्लक्स होगा, पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले इमेजिन किया था, यहां पर अंदर की कंडीशन क्या थी? नेगेटिव, और बाहर की कंडीशन क्या थी? पॉजिटिव थी। लेकिन क्योंकि जब सोडियम अंदर आने लगेगा, सोडियम के इनफ्लक्स की वजह से
सोडियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज। जब सोडियम बहुत ज्यादा अंदर आने लगेगा तो अंदर का हिस्सा क्या होने लगेगा, पॉजिटिव होने लगेगा। क्या होने लगेगा, पॉजिटिव। यहां पर पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी और एट द एंड कंडीशन ये होगी कि अंदर इतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा कि यहां पर भी नर्व इंपल्स जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, नर्व इंपल्स। इसे हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक नर्व इंपल्स। सही, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व इंपल्स यानी वो पोस्ट साइनेप्टिक नर्व इंपल्स कह सकते हैं इसे। सही है, ये वाला जो नर्व इंपल्स है, साइनेप्स के बाद वाला जो नर्व इंपल्स है ना ये, और ये जो ऊपर था वो क्या था, प्री साइनेप्टिक नर्व इंपल्स, ये वाला। तो प्री साइनेप्टिक नर्व इंपल्स आया, इसने अब ये पूरा प्रोसेस देखो यहां पर, अब ये नर्व इंपल्स है यहां पर पहुंच गया है, यहां पर पहुंच गया है। अब ये इंपल्स यहां से जाएगा अगले वाली जगह पे जाएगा और घूम के अगली वाली जगह पे इसी तरह दूसरे न्यूरॉन के साथ यही वाला प्रोसेस करेगा। यानी नर्व इंपल्स आएगा, नर्व इंपल्स के आते ही सोडियम चैनल ओपन होंगे, वो कैल्शियम गेट्स ओपन होंगे, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, साइनेप्टिक वेसिकल जाके फ्यूज होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर जाके सोडियम चैनल से बाइंडिंग करेगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा और अगले वाले न्यूरॉन में भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा। अगले वाला न्यूरॉन भी वहां पर भी नर्व इंपल्स जनरेट हो जाएगा। अब यही सारे ना स्टेप यहां पर लिखे हुए हैं, देखो यहां पर सबसे पहले क्या हुआ था, अराइवल ऑफ नर्व इंपल्स। क्या हुआ था, अराइवल ऑफ नर्व इंपल्स एट एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल वाली जगह पर नर्व इंपल्स का अराइव करना। एक्सोन टर्मिनल को हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नोब। क्या कहा जाता है, साइनेप्टिक नोब कहते हैं। सही, ये भी आता है साइनेप्टिक नोब। दूसरा स्टेप, इसकी वजह से, इस वोल्टेज की वजह से, नर्व इंपल्स का वोल्टेज होता है +50 मिलीवोल्ट। कितना होता है, +50। इस +50 मिलीवोल्ट की वजह से ओपनिंग हुई किसकी, वोल्टेज रेगुलेटेड कैल्शियम गेट्स की। जब कैल्शियम गेट्स ओपन हुए तो तीसरा प्रोसेस हुआ, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम इनसाइड द सेल। कैल्शियम का इनफ्लक्स हुआ सेल के अंदर की तरफ। फिर हुआ चौथा प्रोसेस, साइनेप्टिक वेसिकल्स। कैल्शियम के अंदर आने की वजह से साइनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज टू प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जाके फ्यूज हो गई किसके साथ, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। फिर हुआ नंबर 5, ओपन आउटसाइड। ये जाके ना बाहर की तरफ ओपन हो गई, ये जाके फ्यूज हुई और ओपन हो गई आउटसाइड, और यहां पर हो गई एक्सोसाइटोसिस। सेल से मटेरियल बाहर निकला। क्या बाहर निकला, एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर की क्या हुई, एक्सोसाइटोसिस हो, सारा न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ गया। न्यूरोट्रांसमीटर कहां रिलीज हुआ, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, साइनेप्टिक क्लेफ्ट वाले हिस्से में आया। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंडिंग की किसके साथ, सोडियम गेट्स के साथ। जब ये सोडियम गेट्स के साथ बाइंडिंग की, इसकी वजह से हुआ क्या, ओपनिंग ऑफ सोडियम गेट्स। सोडियम गेट्स ओपन हुए। सोडियम गेट्स के ओपन होने की वजह से क्या हुआ, सोडियम का इनफ्लक्स, सोडियम अंदर आने लगा। जैसे सोडियम अंदर आया, अंदर की तरफ क्या चार्ज बढ़ा, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंक्रीज हुआ और वहां पर क्या जनरेट हो गया, नर्व इंपल्स। तो नर्व इंपल्स ऊपर से यहां पर आया था प्री साइनेप्टिक नर्व इंपल्स, और अब यहां पर नर्व इंपल्स जनरेट हो गया, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व इंपल्स हो गया। सही, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्स। सही, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल साइनेप्स। सही, केमिकल साइनेप्स का पूरा मैकेनिज्म इस तरह से होता है। सही, दोबारा देख लो एक बार। सबसे पहले क्या होगा, नर्व इंपल्स अराइव होगा। कहां पर आएगा नर्व इंपल्स, एक्सोन टर्मिनल पे। बल्कि ये सही इस तरह आएगा, ये पूरा प्रोसेस देख रहे हो आप लोग। अच्छा, अब यहां पर क्वेश्चन सुनो, देखो जो वोल्टेज रेगुलेटेड कैल्शियम गेट्स हैं, सही है, वो किसकी वजह से ओपन होते हैं, वोल्टेज रेगुलेटेड कैल्शियम गेट्स किसकी वजह से ओपन होते हैं, नर्व इंपल्स की वजह से। नर्व इंपल्स यानी एक्शन पोटेंशियल भी होते हैं नर्व इंपल्स को, एक्शन पोटेंशियल की वजह से। कितने वोल्टेज पे ओपन होते हैं ये, +50 पे। किसमें ओपन होते हैं, +50। सोडियम गेट्स कितने वोल्टेज पे ओपन होते हैं, हाँ, वोल्टेज से रेगुलेट नहीं होते, ये वोल्टेज पे ओपन नहीं होते। सोडियम गेट्स वोल्टेज से ओपन नहीं होते। सोडियम गेट्स किसकी वजह से ओपन होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। सही, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से सोडियम गेट्स ओपन होते हैं। और सोडियम गेट्स के ओपन होने की वजह से क्या अंदर आने लगेगा, सोडियम। सही है, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। अब सोडियम बाहर ज्यादा होनी चाहिए तभी तो सोडियम अंदर आएगी। सही है, बाहर कैल्शियम ज्यादा होना चाहिए तभी तो कैल्शियम अंदर आएगा। इसीलिए हम जो खाना खाते हैं वो कैल्शियम यहां भी जाता है, जो हम खाना खाते हैं उसका सोडियम यहां भी जाता है, तो वो यहां भी रोल प्ले करा होता है। तो नर्व इंपल्स में ये साइनेप्स वाली जगह पर हमें 2 मेन आयंस चाहिए। कौन कौन से आयंस या कौन कौन से मिनरल चाहिए, ये सही, कैल्शियम आयंस चाहिए और दूसरा सोडियम आयंस चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में नर्व इंपल्स प्रॉपर्ली ट्रांसफर करता होता रहे, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारी बॉडी में जाते रहे। अगर किसी की बॉडी में कैल्शियम की अमाउंट बहुत कम हो जाएगी, हाइपोकैल्सीमिया होने लगेगा, तो उसमें साइनेप्स का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रॉपर्ली नहीं जाएंगे बॉडी में, क्योंकि कैल्शियम की वजह से ही सारा प्रोसेस हो रहा होता है। कैल्शियम तब तक इंटेक्ट नहीं होगा तो ये सारा प्रोसेस नहीं होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा। सही है, क्लियर, समझ आ गया सारा। अच्छा, ये सेम काम ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर भी हुआ था, लेकिन वहां पर हमने डायरेक्ट पढ़ा था ना, हमने ये पढ़ा था कि नर्व इंपल्स आता है, नर्व इंपल्स आते ही एसिटाइलकोलिन बाहर रिलीज होता है, एसिटाइलकोलिन की वजह से ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है, डीपोलराइज्ड।
सार्कोलेमा क्या हो जाती है, डीपोलराइज। तो सार्कोलेमा डीपोलराइज इसी तरीके से होती है जिसका यहाँ हुई है, और न्यूरोट्रांसमीटर इसी तरीके से रिलीज हुआ था जिसका यहाँ हुआ है। तो वहां हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि यहाँ पढ़ना था, सही है। तो नर्व इंपल्स आया था, वहां पर भी इसी तरह था, मोटर न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल पे नर्व इंपल्स आया था, वहां पर भी कैल्शियम गेट्स थे, कैल्शियम गेट्स ओपन हुए थे, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ था, एसिटाइल कोलिन के सिनैप्टिक वेसिकल थे, एसिटाइल कोलिन बाहर रिलीज हुआ था, एसिटाइल कोलिन ने जाके यहां पर सोडियम चैनल से बाइंडिंग की थी, सार्कोलेमा था यहाँ पर, मसल सेल की मेम्ब्रेन थी, और सार्कोलेमा से जब अटैच, सार्कोलेमा स्टेट थी ना, सार्कोलेमा से अटैच हुआ, सार्कोलेमा की वजह से सोडियम अंदर आने लगे, जब सोडियम अंदर लगे वहां पर नर्व इंपल्स जनरेट हो गया था, और वही नर्व इंपल्स आगे ट्रांसफर होता जा रहा था, टी ट्यूब्यूल के भी सोडियम चैनल ओपन हो गए, टी ट्यूब्यूल में भी सोडियम अंदर आने लग गया, जिसकी वजह से वहां पर नर्व इंपल्स पहुंच गया, वहां से भी मिला था सिग्नल किसे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और फिर उसने फिर आगे कैल्शियम रिलीज करवा दिया था, सही। कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए वहां भी चाहिए था, और कैल्शियम यहां स्टार्ट में भी चाहिए। क्लियर, समझ आ गया सारा, सही है। ये हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्स। अच्छा, ये एडिट में थी, मैं वही सोच रहा हूँ ये जूम क्यों होती है बार बार। ये वो है बायोटेक्नोलॉजी वाला, ये होम्योस्टेसिस है, सही है। हमने रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्स सेक्शन की टाइप्स, एक टॉपिक ये है, एक साइनैप्स का टॉपिक है, ये हमने पढ़ा, साइनैप्स और मैकेनिज्म ऑफ साइनैप्स, सही। इसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी आज अभी पढ़ लेंगे हम लोग, तो हम रुक जाओ, इसको अच्छे से देख लो आप लोग। ये 4 पिक्चर ना आप लोग ग्रुप में भिजवा दूंगा मैं, ठीक है, वहीं से देख के आप लोग आराम से कॉपी कर लेना। क्या स्कोर हुआ पाकिस्तान इंडिया का? 125, सिर्फ 14 ओवर में पाकिस्तान तो हार रहा है। स्टार्ट हुआ है, 15 ओवर हो गए, स्टार्ट हुआ है, दूसरी इनिंग देखी जाएगी, देखते हैं, घर जाके देखेंगे आराम से। अच्छा हाँ, कितने चैप्टर हो गए हमारे, मुझे दोबारा याद दिलाओ। देखो हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट किया है, दूसरा कौन सा किया था, एवोल्यूशन, हाँ एवोल्यूशन, वहां भी एवोल्यूशन, तीसरा बायोटेक्नोलॉजी, और चौथा नर्वस कोऑर्डिनेशन, सही है। एक मिनट रुकना, ये जो हमारे पास है, मैंने पास पेपर किसी जगह सोल्व किए थे, अब याद नहीं आ रहा कहाँ है, किसमें है, इसमें एवोल्यूशन पढ़ लिया ना हमने, एवोल्यूशन क्या है, अच्छा नेक्स्ट वीक ना यहाँ सपोर्ट एंड मूवमेंट, ये रहा सपोर्ट एंड मूवमेंट के पास पेपर, नर्वस कोऑर्डिनेशन है, और क्या है, बायोटेक्नोलॉजी हमने पढ़ लिया है, और एवोल्यूशन ये रहा, और क्या है यहाँ पर, एंजाइम्स भी कर लिया मैंने यहाँ पर, एंजाइम्स अभी हमने नहीं पढ़ा ना, सही सही है। अच्छा अब एक काम करना आप लोग, सही है, ये करके हमारे 4 चैप्टर हो जाएंगे। आप लोगों ने टेस्ट 3 चैप्टर का दे दिया है, 2 का, बायोटेक्नोलॉजी का नहीं दिया ना, अच्छा सही है, बायोटेक्नोलॉजी का टेस्ट दे दो आप लोग अगले हफ्ते, सही है, मैं भेज दूंगा, इनको बोल दूंगा। बायोटेक्नोलॉजी की पीडीएफ मिल गई ना आप लोगों को, जो 100-150 एमसीक्यूज है उसमें, सही है, वो सारे पढ़ लेना अच्छे से, और ये सारा लेक्चर वगैरह पढ़ लेना। अच्छा एक और चीज, रमजान में क्या टाइमिंग होगी आप लोग की? सुबह की रखें, वो बताओ, बुध कॉलेज जा रहे हो आप लोग रेगुलर? अल्लाह का खौफ करो, रमजान में भी जाओगे तुम लोग? पीर मंगल बुध जुमेरात में कोई एक दिन सुबह में अगर क्लास रख लें, बुध जुमेरात में से क्या होता है जुमेरात को? बायो का टेस्ट,
कहाँ पर? कोचिंग को छोड़ो, लोग बताओ बुध जुमेरात को क्या है? बुध जुमेरात को कोई कॉलेज तो नहीं जाता? कॉलेज तो अब आप लोग जा ही नहीं दोगे, जा रहे हो। रमजान में बुध जुमेरात में से एक दिन को मॉर्निंग में क्लास रखनी है आप लोगों की। हाँ, जुमेरात में क्या है? क्या होता है? टेस्ट होता है, सही है। कॉलेज तो कोई नहीं जा रहा ना, बस सही है। वेडनेसडे जाना है, हर वेडनेसडे जाना है रमजान में। क्या कर रहे हो आप लोग रमजान में? लहर हो रही है, फायदा नहीं है। जुमेरात का दिन फ्री होता है, जुमेरात के दिन तो आने का। संडे को ही रखेंगे आप लोग का। संडे को किस टाइम रखें? रमजान अफ्तारी हो जाएगी। अफ्तार के बाद कोई नहीं आने वाला। अफ्तार के बाद बर्तन धोगे यहाँ होगे? ये बताओ आप लोग। अच्छा, बर्तन धोने से बचने के लिए तो यहीं आएंगे। हाँ, बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। घर वाला बोले अम्मी क्लास है मेरी, क्या हो गया? मैं बर्तन नहीं धो रही। ऐसे बहाने मारोगे तुम लोग। यही आप लोग बहाना यही ढूंढ रहे हो। जुमेरात को सहरी के बाद, सहरी से थोड़ा सा पहले बुलाएंगे। सहरी यहीं करके जाएंगे आराम से। अफ्तारी करके जाएंगे ना। अफ्तार पार्टी भी थी आप लोग की लास्ट से? नहीं हुई? अफ्तार पार्टी नहीं करवाते आप लोग? पढ़ाई करवाते हैं खाली। अभी हुआ तो था आप लोगों का प्रोग्राम, किस किस को मिला अवार्ड? जो अभी प्रोग्राम हुआ था आप लोग का, एनुअल कुछ हुआ था ना प्रोग्राम? हाँ, मिड टर्म का हुआ था। एनुअल प्रोग्राम फर्स्ट डे की परसेंटेज की बेसिस पे नहीं मिला आप लोग कुछ? हाँ, तो वो प्रोग्राम में ही मिला ना। किस किस को मिला? 1 2 3 सबको मिला है कार्ड, सबको मिला है। वो सर्टिफिकेट मिला होगा सबको तो, लेकिन किसी को वो मिला होगा, लैपटॉप मिला है। लैपटॉप मैं बोला माशाल्लाह, इतना बजट सही जा रहे हो। इतनी कितनी फीस ले रहे हैं तुम लोगों से, लैपटॉप भी बांटते हैं। ये वो मरीम नवाज की स्कीम आई है, लैपटॉप वाली। फिर ना बुध या जुमेरात, बुध को आप लोग कॉलेज का बोल रहे हो ना, जुमेरात को तो नहीं जाते ना। जुमेरात को देखते हैं, जुमेरात की मॉर्निंग में रख लेंगे क्लास, या तो 2 घंटे की क्लास। सही, रमजान में मैं चाह रहा हूँ 2-2 घंटे की, हर हफ्ते 2-2 घंटे की होगी, तो टोटल 8 क्लास हो जाएंगी। इन 8 क्लास में हमारे 2 चैप्टर हो जाएंगे, 1.5 से 2 चैप्टर हो जाएंगे हमारे रमजान में। अगर हम लोग क्लासेस रखवा लें तो बहुत बेहतर है। सही है, उनकी भी आप लोगों की भी, बस हाँ ये रखवा लेंगे जुमेरात को। 2 दिन फायदा नहीं है, एक ही दिन 2 घंटे की रख लेंगे। 1-1.5 घंटा, फिर 2 दिन तो आ भी नहीं सकते। कोचिंग भी तो है ना, सारे कोचिंग वगैरह सारे ओपन है, कोई अभी क्लासेस चल रही हैं। अब मार्च तक चलेंगी, आप लोगों की क्लासेस मार्च तक तो चलेंगी। इंटर का कोर्स कितना रहता है? 3 चैप्टर बायो में। तो 4 वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम लोग बोल रहे नहीं ज्यादा रहता है। अच्छा, तुम्हारा बैच अलग है। चलो चलो बच्चों, अब यहाँ देखो, हमने जो अभी पढ़ा था साइनैप्स में पोस्ट साइनैप्टिक जो मेम्ब्रेन होती है, हमने पढ़ा था वहां पर क्या होते हैं, कौन से चैनल होते हैं? सही है, सोडियम चैनल। लेकिन वहां पर सिर्फ सोडियम चैनल नहीं होते। पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन पर सिर्फ सोडियम चैनल नहीं होते, वो तो हमने वो समझाने के लिए सिर्फ सोडियम चैनल लगाए थे। वहां पर क्लोराइड चैनल भी होते हैं। वहां पर क्या होते हैं? क्लोराइड चैनल भी होते हैं। सही है, Cl नेगेटिव वाले भी चैनल होते हैं, क्लोराइड चैनल भी होते हैं, सोडियम चैनल भी होते हैं। सही है, दोनों तरह के चैनल होते हैं। अगर सोडियम चैनल ओपन होंगे तो किस चीज का इन्फ्लक्स होगा? सोडियम का। और अगर सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तो अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या जनरेट होगा? नर्व इंपल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाएगा। सही है, ये कहलाती है डीपोलराइजेशन। क्या कहलाती है? डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन, सोडियम जब भी अंदर आएगा, जिस जगह पे भी ज्यादा सोडियम का इन्फ्लक्स होता है वहां पर क्या होती है? डीपोलराइजेशन। सही है, लेकिन अगर किसी वजह से क्लोराइड चैनल जो है, क्लोराइड जो गेट्स हैं वो अगर ओपन हो जाते हैं तो Cl नेगेटिव अंदर आएगा। Cl नेगेटिव यानी क्लोराइड चैनल, जो क्लोराइड आयन है, Cl नेगेटिव आयन है, इस पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। पहले न्यूरॉन के अंदर क्या था? नेगेटिव था, बाहर क्या था? पॉजिटिव था। मेम्ब्रेन किसमें थी? रेस्ट में थी। न्यूरॉन किसमें था? रेस्ट में था। सही है, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से
न्यूरॉन मजीद रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा। इसे हम कहते हैं हाइपर रिलैक्स्ड स्टेट, मतलब रिलैक्स से भी नीचे चला गया, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में आ गया। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइपर पोलराइजेशन। सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से क्या होती है? डीपोलराइजेशन होती है। क्लोरीन के इन्फ्लक्स की वजह से क्या होती है? क्लोराइड आयन के इन्फ्लक्स की वजह से क्या होती है? हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन मतलब न्यूरॉन बिल्कुल ही रेस्ट में चला गया, इसमें नर्व इंपल्स जनरेट नहीं हुआ, बल्कि अब जनरेट होगा भी नहीं, ये बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में चला गया, बहुत ज्यादा रिलैक्स कर दिया। अब वो वाला न्यूरोट्रांसमीटर, सही है, न्यूरोट्रांसमीटर, वो वाला न्यूरोट्रांसमीटर जो आए, जो रिलीज हो और रिलीज होके सामने वाले में पोस्ट साइनेप्टिक जो हमारे पास न्यूरॉन है इसके सोडियम चैनल्स को ओपन करवा दे, सोडियम चैनल से बाइंडिंग करे और उसकी ओपनिंग करवा दे, और यहां पर डीपोलराइजेशन करवा दे सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से, यहां पर नर्व इंपल्स जनरेट करवा दे। उस न्यूरोट्रांसमीटर को हम कहते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। उसे हम क्या कहते हैं? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो यहां से रिलीज तो हो, इससे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज हो, रिलीज होने के बाद वहां पर क्लोराइड चैनल से जाके बाइंड कर ले, सोडियम से बाइंड ना करे, किससे बाइंड कर ले? क्लोराइड चैनल से। और जब क्लोराइड चैनल से बाइंड करेगा तो अंदर की तरफ किसका इन्फ्लक्स होगा? Cl नेगेटिव का, सही, क्लोराइड नेगेटिव का इन्फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से अंदर वाली स्टेट क्या हो जाएगी? हाइपर पोलराइज्ड स्टेट हो जाएगी, यानी न्यूरॉन मजीद रेस्ट में चल जाएगा। सिग्नल आगे नहीं गया, सिग्नल वहीं पर रुक गया। सिग्नल क्या हो गया? यहां पर रुक गया। तो नर्व इंपल्स जनरेट जिसने नहीं होने दिया, जिसने न्यूरॉन को मजीद रिलैक्स कर दिया, वो वाला न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहलाता है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जो इनहिबिट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आगे जाने नहीं देता। और एक्साइटेटरी, जो एक्साइट कर देता है अगले वाले न्यूरॉन को, अगले वाले न्यूरॉन में नर्व इंपल्स जनरेट करवा देता है। जो नहीं करवाता वो कहलाता है इनहिबिटरी। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जब हम किसी हमारे बॉडी पे, सही, कोई भी अगर वो नीडल वगैरह है, कोई भी नाइफ वगैरह से जब हाथ कट हो जाता है ना, हाथ कट हुआ, यहां से ना 100 से ज्यादा न्यूरॉन्स हैं, 100 से ज्यादा न्यूरॉन्स हैं जो यहां पर नोसिसेप्टर से अटैच हैं और नोसिसेप्टर से सिग्नल लेके जा रहे हैं। कितने? 100 से ज्यादा। अब 100 से ज्यादा न्यूरॉन जब सिग्नल लेके जाएंगे, सही है, तो पेन का सिग्नल बहुत ज्यादा, ह्यूज अमाउंट में पेन का सिग्नल जाएगा। तो वो सेंसिटिव न्यूरॉन सारे सिग्नल ले जाएंगे, एक साइनैप्स, दो साइनैप्स, तीन साइनैप्स, बहुत सारे साइनैप्स बनेंगे, साइनैप्स बाय साइनैप्स जाएगा। जब ये सिग्नल जा रहा होगा, सही, पेन वाला सिग्नल जब जा रहा होगा, तो जाहिर है कि ब्रेन को जब मिलेगा, ब्रेन इतना पेन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ब्रेन का जो अमिगडाला वाला पार्ट है, जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो इतना पेन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जितना पेन अभी मिला है, जितना कट करने से हमें पेन मिला है। तो होता ये है, वो वाले 100 में से हर न्यूरॉन के जो साइनैप्स हैं, हर जो हमारे पास न्यूरॉन नर्व्स हैं, उनमें से जो साइनैप्स है वहां पर एक्साइटेटरी नहीं निकलता, उनमें से 60-70 में से ये निकल जाता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकल आता है, जिसकी वजह से वो वाला सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचता। तो हमें ब्रेन में जो भी पेन फील होता है ना, वो 30-40% ही फील होता है, बाकी 60-70% को रोक दिया जाता है। किसके जरिए? इसके जरिए, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या कर रहा है? हमारी बॉडी में पेन को रिड्यूस कर रहा है। पेन को क्या कर रहा है? रिड्यूस, क्योंकि हमारी बॉडी इतना पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो ये पेन को रिड्यूस करने का काम करता है, इसलिए हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी है, सही है। फिर यही वाले न्यूरोट्रांसमीटर ना, इस तरह के जो ये होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो वो करवा देते हैं हाइपर पोलराइज, इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर दिए जाते हैं, जो एनेस्थीसिया वगैरह किया जाता है, ऑपरेशन वगैरह किया जाता है, उस टाइम पर ये न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी में डाले जाते हैं, सही, उस जगह पे या फिर बॉडी में ना, तो ये डाले जाते हैं। ये क्या करते हैं? नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन को रोक देते हैं कि सिग्नल वहां से नहीं जाना। अगर हमारे यहां पर अगर किसी जगह पे सर्जरी हो रही है हाथ में, यहां पर स्टिचेस लगाने, तो यहां पर वो केमिकल डालेंगे, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर डालेंगे, जो आगे यहाँ के न्यूरॉन्स के आसपास जितने भी साइनैप्स है ना, उन सारे साइनैप्स के प्रोसेस को रोक देगा, क्योंकि साइनैप्स के सिग्नल के ट्रांसमिशन को रोक देगा, सही, वहां पर हाइपर पोलराइजेशन करवा देगा, तो वो सिग्नल आगे नहीं जाएगा, सही। तो पेन किलर्स जो हम बाहर से भी लेते हैं, पेन किलर जो हम बाहर से लेते हैं इंजेक्शन की फॉर्म में या टैबलेट की फॉर्म में, वो भी यही काम भी कर रहे होते हैं, वो हमारे बॉडी में ये इसे रोक देते हैं, नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन को रोक देते हैं। पेन किलर हमारे दर्द को, पेन को रिड्यूस नहीं कर रहे। जो हमारा, अगर कोई इंसान ने ज्यादा वर्किंग की है, उसके मसल्स वगैरह में लैक्टिक एसिड ज्यादा जमा हो गया है, पाँव में लैक्टिक एसिड ज्यादा जमा हो गया, अब लैक्टिक एसिड जब तक है तब तक पेन तो होगा, वहां पर डिस्ट्रक्शन वगैरह हो रही लैक्टिक एसिड की वजह से, तो पेन तब तक होगा। लेकिन अगर उसने पेन किलर खा ली, तो उस पेन किलर की वजह से वो पेन का सिग्नल उसके न्यूरॉन ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। जब उसके ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, उसे पेन फील नहीं हो रहा, पेन तो है वहां पर, लेकिन वो पेन को फील नहीं कर पा रहा। अब 10 घंटे तक उस टैबलेट का, उस पेन किलर का असर रहेगा। 10 घंटे के बाद अब उसे पेन किलर वो नहीं भी खाएगा ना, तब भी उसका पेन ठीक हो चुका होगा, क्योंकि तब तक वो लैक्टिक एसिड जो वहां था वो टूट चुका है,
लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन हो गया तब तक वो पेन वैसे हील हो गया। इसी तरह जब शुरू में वो करते हैं इंजेक्शन, वो होता है एक्सीडेंट वगैरह होता है, किसी की हड्डी वगैरह टूट गई तो पेन किलर दिया जाता है, क्योंकि हड्डियों से सिग्नल आ रहा है पेन का बार बार, तो वो बार बार पेन का सिग्नल आएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पेन किलर दे दिया, 4-5 दिन तक, 1 हफ्ते तक पेन किलर खाए, तब तक वो हील हो गया, उसके बाद उसे पेन किलर की नीड ही नहीं है, क्योंकि आप बेशक सिग्नल आ जाए, अब तो पेन का सिग्नल आ ही नहीं रहा, पेन का सिग्नल आना बंद हो गया। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है। अब यहां सुन लो, सही न्यूरोट्रांसमीटर है क्या? तो न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल्स हैं विच आर स्टोर्ड इन साइनेप्टिक वेसिकल, जो कहां स्टोर होते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल में। लेकिन ये प्रोड्यूस कहां होते हैं? नहीं, ये प्रोड्यूस कहां होते हैं? नहीं, प्रोड्यूस बनते कहां है? सेल में। कहां? कौन से सेल में? किस जगह पे? सेल बॉडी में, सोमा में। सेल बॉडी सोमा में बनते हैं। स्टोर यहां होते हैं, प्रोड्यूस कहां होते हैं? सोमा में, हमने पढ़ा था, सही है। अच्छा, ये ट्रांसफर करते हैं नर्व इंपल्स को, नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन के लिए काम आते हैं, सही, इसलिए यूज होते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ये करता है, यहां डायग्राम में देखो, सही। ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक जो हमारे पास वो था, अच्छा प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल लिखा हुआ है, सही। प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब नर्व इंपल्स। प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल आया था, ये आया, इसने ये एसिटाइल वो कोलिन रिलीज करवाया, मतलब ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाया, इसने सोडियम का इन्फ्लक्स करवा दिया। जब सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, यहां पर हुई डीपोलराइजेशन, और जब डीपोलराइजेशन हुई तो अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, जिसकी वजह से यहां पर भी क्या जनरेट हो गया? नर्व इंपल्स। लेकिन ये कहलाएगा एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, सही। ईपीएसपी से कहते हैं, ईपीएस मतलब एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो इसकी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से जो नर्व इंपल्स जनरेट होता है उसे क्या कहते हैं? ईपीएसपी कहते हैं, सही। एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ये भी याद रखना। अच्छा, नीचे इसके बारे में थोड़ा सा लिखा भी हुआ है। ये न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा है जो क्या करवाता है? सोडियम का इन्फ्लक्स करवाता है। क्या करवाता है? सोडियम का इन्फ्लक्स, जिसकी वजह से नर्व इंपल्स जनरेट हो जाता है, नर्व इंपल्स की जनरेशन ये करवा देता है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अच्छा, एसिटाइल कोलिन ना इनहिबिटरी भी हो सकता है। एसिटाइल कोलिन एक्साइटेटरी भी है और ये इनहिबिटरी के तौर पे भी काम करता है, डिपेंड करता है कंडीशन में, कुछ जगह पे इनहिबिटरी के तौर पे भी काम कर सकता है, सही। इस तरह इसके अलावा एपिनेफ्रिन है और नॉर एपिनेफ्रिन है, ये भी हमारे पास वो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। फिर डोपामिन है, सेरोटोनिन है। ये 5 एग्जांपल्स हैं, ये याद रखना, 5 एग्जांपल कि ये सारी क्या है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सही। एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामिन, सेरोटोनिन। यहां पर है हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये रहा। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या है ये? सही, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है, सही, ये यहां से नर्व इंपल्स आया, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव आया, यहां पर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, रेड वाले डॉट जो है ये जाके क्लोराइड चैनल से ओपन अटैच होंगे, क्लोराइड का इन्फ्लक्स करवाएंगे, अंदर के हिस्से को मजीद नेगेटिव कर दिया। पहले नेगेटिव था, इतने नेगेटिव थे, अब इसने और नेगेटिविटी बढ़ा दी, 3 और नेगेटिव कर दिए, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइपरपोलराइज्ड स्टेट या हाइपरपोलराइजेशन करवा दी। ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो हाइपरपोलराइजेशन करवा देता है उसे हम क्या कहते हैं? इनहिबिटरी। वो नर्व इंपल्स जनरेट नहीं करवा रहा, नर्व इंपल्स का जनरेशन को रोक रहा है। तो यहां पर ये देखो, ये लिखा हुआ है, ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो क्लोराइड का इन्फ्लक्स करवाता है, Cl नेगेटिव आयन का इन्फ्लक्स करवाता है, नर्व इंपल्स की जनरेशन को रोकता है, स्टॉप करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनहिबिटरी कहते हैं। इसकी एग्जांपल है ये गाबा, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, इसके अलावा ग्लाइसिन और एंडोर्फिन्स वगैरह। ये एंडोर्फिन्स नेचुरल पेन किलर कहलाते हैं, हमारी बॉडी में यही होते हैं, सही है। ये नेचुरल पेन किलर के तौर पे काम करते हैं। ग्लाइसिन है, गाबा है, फिर इसके बाद ग्लूटामेट वगैरह भी है, 1-2 और भी है, वो भी लिख लेना। गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा, सही है, इसका नाम है। तो ये हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल याद रखना, और भी इसका एक और भी लिख लो, ग्लूटामेट भी लिख लेना। हाँ, तो ये सारी एग्जांपल यहाँ पर 2-4 जो भी और भी बुक पे है ना, 1-2 एग्जांपल यहाँ पर और ऐड कर लेना, इतनी बहुत है वैसे तो, सही। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर का टॉपिक था एक ही। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया है, सही है, जो है नर्व इंपल्स, सही है। क्लियर, समझ आ गया सारा, सही है। हमने इस चैप्टर में सबसे पहले रिसेप्टर्स पढ़े, रिसेप्टर्स वाला टॉपिक था, रिसेप्टर की टाइप्स, न्यूरॉन की टाइप्स, और इसके अलावा ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के बाद साइनैप्स। आज हमने पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, साइनैप्स है। साइनैप्स के अलावा उसके रिफ्लेक्स सेक्शन की टाइप्स और रिफ्लेक्स सेक्शन वो है, साइनैप्स है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो ये न्यूरोट्रांसमीटर और इसकी टाइप्स, ये पढ़ ली। अब सिर्फ एक टॉपिक रह गया, वो है नर्व इंपल्स, सही। वो नर्व इंपल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, क्योंकि डिसऑर्डर्स वगैरह नहीं है चैप्टर में, सिर्फ वही है, बस एक नर्व इंपल्स वाला लास्ट टॉपिक, फिर चैप्टर एंड हो जाएगा।